नमस्कार, मैं रजत शर्मा स्वागत करता हूँ आपका न्यूज़ 20 में। कहा जाता है कि 1000 मील की जो दूरी होती है उसको तय करने के लिए इंसान को जो शुरुआत एक कदम से ही करनी पड़ती है, और इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो कहा जाता है कि ऑफ 1000 मील्स स्टार्टिंग विद अ सिंगल स्टेप। और जो अपना मुरादाबाद है जो पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो उसमें इस वर्ष जो बच्चे हैं उन्होंने किस तरह से अपनी प्रतिभा का गुणगान या आप कहिए जो प्रतिभा का लोहा मनवाया है वो किस तरह से मनवाया, उसका एक नज़ारा हमें आईसीएसई बोर्ड की जो परीक्षा परिणाम आए थे उसमें देखने को मिला, जहां पर एक काशीराम नगर की रहने वाली बेटी पूर्णिमा रघुवंशी ने मंडल का नाम रोशन किया, जिसने सभी सब्जेक्टों में 100/100 मात्र उनके जो इंग्लिश थी 95 मार्क्स आए और उन्होंने अपने इस पीतल नगरी का नाम रोशन कर दिया। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस देश की बेटी से कि उसने इस आयाम को किस तरह प्राप्त किया। बेटा स्वागत है आपका। बेटा क्या कहना चाहेंगे आप अपनी सक्सेस के बारे में? जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा आईसीएसई का रिज़ल्ट आया। मैंने 98.75% स्कोर करे हैं। मुझे इस उपलब्धि पे अपनी बहुत खुशी हो रही है आज। अच्छा बेटा, आपने 98.75 मार्क्स ऑब्टेन किए और इस बार बताया जा रहा है कि जो आईसीएसई बोर्ड में 85,611 बच्चों ने प्रतिभाग किया और जो उनका जो रेट था पास होने का 96 पॉइंट एबव था। तो बेटा आप यहाँ तक इस मुरादाबाद मंडल में कहें या आप अपने मुरादाबाद का नाम आपने रोशन किया, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे इसकी प्रेरणा अपने माता पिता और मेरे स्कूल के जो टॉपर्स हैं उनसे जो प्रेरणा मिली है आज। अच्छा बेटा, आपका क्या टाइम टेबल रहता था? मेरा रोज़ का ये टाइम टेबल रहता था कि सुबह जल्दी उठ के अपना आज का जो मुझे गोल है वो मैं लिखती थी। उसे रोज़ अपना काम करने के लिए अपना एक टाइम टेबल बनाने की, सुबह मुझे ये सब्जेक्ट फॉलो करना है, फिर मुझे स्कूल आने के बाद ये वाला सब्जेक्ट करना है, स्कूल का रिवीजन करना है। तो अपने डेली गोल्स बना लिए, उनको टाइम टेबल में सेट करा और उनको रोज़ अचीव करा। अच्छा बेटा, आप सुबह का जो उठने का टाइम था आपका क्या समय रहता था आपका उठने का? जी, मेरा 5 बजे उठने का टाइम रहता था क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है उस वक्त और काफ़ी शांति भी होती है, तो वो पढ़ने में बहुत हेल्प करता है। अच्छा बेटा, आप स्कूल कितने से कितने बजे तक रहते थे और आपका जो झाड़ू का टाइम अलग होता है, गर्मियों का अलग होता है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जी, स्कूल मेरा सुबह 8 बजे से 1 बजे का था, तो 7:30 बजे स्कूल जाना होता था और 1:30 बजे घर आना होता था। और तो घर आने के बाद थोड़ा आराम करके खाना पीना खा के फिर पढ़ने बैठ जाना होता। फिर मेरा 5 बजे मेरी ट्यूशन क्लासेस होती थी, 5 से 6 मेरी ट्यूशन क्लासेस थी। फिर घर आके थोड़ा सा रिलैक्स होके अपना फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। और जो सर्दियों के टाइम पे क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी वैसा टाइम होता है, तो लेकिन फिर भी अपना टाइम मेंटेन करके रखा। 5 बजे उठना सुबह और 6 घंटे की पूरी नींद लेके 10-11 बजे सो जाना। अच्छा, जैसे आप बता रहे कि आप जो 6 घंटे की नींद लेते थे, तो बेटा जो 18 घंटे का समय था वो आप कैसे स्पेंड करते थे स्कूल और कॉलेज के अलावा? 18 घंटे के टाइम में मेरा 1-2 घंटा खाने पीने के टाइम में चला जाता था और 1-8 घंटा मेरा थोड़ा रिलैक्स होने में या थोड़ा रिक्रिएशन में चला जाता। बाकी का टाइम मेरा पढ़ने में और अपना काम रिविजन करने में चला जाता था। रिक्रिएशन में जैसे खेलना हो गया या अपने पेड़ों में पानी डालना हो गया, तो वो थोड़ा उससे थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो ये 18 घंटे का टाइम मेरा ऐसे यूटिलाइज हो जाता था कि मेजर पोर्शन पढ़ाई करना, बाकी का थोड़ा रिक्रिएशन और आपका लंच और डिनर वगैरह। अच्छा बेटा, आप जैसे एक लड़की हो तो आपके परिवार में जैसे होता है लड़कियों को कुछ बाउंडेशन होती हैं कि आप बेटा ऐसे मत करो, ये मत करो, तो क्या आपके साथ कुछ ऐसा था? जी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मुझे जो चाहिए होता था, जो बुक्स चाहिए होती थी वो सब ला के देते थे और पास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह इन सब की बुक वो सब ला के देते थे। तो ऐसा कोई फिर बाउंडेशन नहीं हुआ कि मुझे कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि तुम पढ़ाई मत करो या फिर काम करो। तो मम्मी भी हेल्प करती थी, वो भी सपोर्ट करती थी, तो मैंने इस तरीके से अचीव कर लिया अपना। अच्छा बेटा, स्कूल में जो टीचर होते हैं उनमें किन किन टीचरों ने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया? टीचर्स तो सारे सपोर्टिव होते हैं स्कूल में।
आप डेली जाइए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वीक में 1-2 दिन स्कूल जाते हैं, तो उसमें आपके टीचर्स भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो लेकिन आप डेली स्कूल जाइए, क्योंकि टीचर्स आपको बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करें। सारे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल मैम मिसेस स्वाति, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी। वो इंग्लिश में तो बहुत हेल्प कराए, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा लैक हो जाता है काफ़ी, तो उन्होंने इंग्लिश में जैसे कॉम्पोजिशन, क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, तो उन्होंने वो बताया। मेरी ट्यूशन टीचर पूनम मेहंदी दत्ता मैम और मेरे स्कूल के टीचर्स, इन सब ने बहुत हेल्प करा है। अच्छा बेटा, एग्ज़ाम तो हर बार होते हैं, लेकिन इस बार जो बच्चों ने पार्टिसिपेट भी बहुत किया, तो आपको क्या लगा? जैसे एक आप जाने माने स्पेन फील्ड में पढ़ते थे स्कूल में, तो बेटा आपको ये क्या आपने पहले से प्लान किया था कि मुझे आपका टॉप आना है, या ये अचानक में हो गया? जी, मेरा पहले से प्लानिंग थी कि मुझे अब की बार अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि 10th में मेरा 95.6 था, तो मुझे लगा थोड़ा कम रह गया मेरा इंग्लिश में मार्क्स कहीं, या और सब्जेक्ट में मेरे कम रह गए। तो मैंने 10th से ही सोचा था कि मुझे 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मैंने 11th से ही इंग्लिश की अच्छे से तैयारी करनी शुरू कर दी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो 10th की मिस्टेक्स थी मेरी, मैंने उनको रिपीट नहीं करा, उनको और अच्छे से इम्प्रूव करा। तो मेरे पहले से ये था कि मुझे अब की बार अच्छा वो लाना है, 10 से तो ज़्यादा ही मार्क्स लाने हैं। अच्छा बेटा, तो आपने यहाँ तक कि जो सफ़र तय किया है आपने, तो जो परेशानियाँ थी वो किन किन सब्जेक्टों में आपको आती थी, और आपने उनको किस तरह से फेस किया? परेशानी मुझे इंग्लिश में लगती थी, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता था, तो उसकी वजह से। लेकिन तो उसके लिए आप अपनी डेली यूज़ में इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यूज़ करें। रोज़ अपना एक वर्ड ले लिया और उसको काफ़ी बार यूज़ करा दिन में, तो उससे क्या होता है, आपके सेंटेंस में वो अच्छे से यूज़ हो जाता है, और आप भी अपने उस वर्ड को अच्छी आपकी ग्रिप हो जाती है। तो इंग्लिश में तो ये करा। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे होते हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स की कम से कम 5 न्यूमेरिकल्स रोज़ प्रैक्टिस करें। उनके न्यूमेरिकल्स, उनके कॉन्सेप्चुअल, जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं खासकर, वो करें। केमिस्ट्री में रिएक्शंस बार बार लिख के देखी, क्योंकि रिएक्शंस पे ऐसा होता है एंड टाइम पे आप भूल जाते हैं, तो उनके मैकेनिक्स वगैरह अच्छे से करें। बायोलॉजी में आप नोट्स, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, नोट्स का काफ़ी अच्छे से रिवीजन। कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन में भी आप अपने छोटे नोट्स बना लिए। कहते हैं सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी आप अपने छोटे छोटे नोट्स बनाइए। वीक में या 1-2 वीक में उनको रिवाइज करते रहिए, तो वो काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। प्रोग्रामिंग वगैरह की प्रैक्टिस, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे सब्जेक्ट्स में। अच्छा बेटा, जैसे कि हमें पता है कि आपका जो है, जो आपको घोषित किया गया है बेटा यहाँ का, मतलब एक टॉपर, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो बोर्ड ने जो पैटर्न अपनाया था कि उसमें 3 सब्जेक्टों में जो बेस्ट नंबर थे उनको लिया गया, और आपका बायो का पेपर भी नहीं हुआ था, तो उसमें आपको 100/100 मिले हैं। तो बेटा बायो में आपको किस पैटर्न पे आपको पढ़ाई अच्छी लगती है, या क्योंकि आप न्यूरो सर्जन भी बनना चाहते हैं और एम्स से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप किस उस एरिया को पकड़ोगे, सेक्टर को? बायो में मुझे ह्यूमन एनाटॉमी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखना बहुत अमेजिंग होता है कि हमारी बॉडी में कितनी सारी चीज़ें हैं और हमें उन सब के बारे में नहीं पता। तो बायो में ह्यूमन एनाटॉमी स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बायो का पेपर जैसे आपने कहा नहीं हुआ, तो बाकी 3 पेपर के एवरेज लिया गया है। मेरे बाकी पेपर्स में 100 आए हैं, तो उनके एवरेज निकाला तो इसके हिसाब से। लेकिन फिर भी मेरी बायो की तैयारी थी अच्छे से, काफ़ी अच्छे से उसकी तैयारी करी थी बायो की। तो ये थोड़ा बुरा लगा था कि बायो का पेपर नहीं होगा, क्योंकि आप अपना पेपर नहीं दे पाओगे, तो लगा था मार्क्स का कैसे हो पाएगा, लेकिन ये हो गया सही से। अच्छा बेटा, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जो सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन, उनको कोरोना हुआ है, तो उन्होंने कुछ एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की थी, वो आपको याद होगी। उन्होंने कहा था कि मैंने एक दिन पढ़ा था कि भगवान के जो मंदिर हैं या दरबार हैं वो क्यों बंद हैं, क्योंकि जो सफ़ेद पोश या सफ़ेद कपड़ों में जो भगवान है वो अस्पतालों में मौजूद है। तो आप भी एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्यों बनना चाहते हैं आप डॉक्टर? जी, डॉक्टर में मेरा हमेशा से यही सपना रहा है कि मैं एक डॉक्टर बनूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर बनूँ। क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो एक ऐसी धारणा सी बन गई है कि हम खुद ठीक हो जाएंगे,
लेकिन डॉक्टर्स के पास जाने से आपकी प्रॉब्लम्स और अच्छे से होती हैं। तो लेकिन जितने ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे आप, क्योंकि आप देख लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि मुरादाबाद में अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टरों की कमी हो रही है, तो लोग दिल्ली वगैरह जाते हैं और इसी चक्कर में वो लोग कहते हैं कि क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, क्यों इतना पैसा वेस्ट करें, हम यहीं पे ही करा लेते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स की कमी हो रही है, क्वालिटी डॉक्टर्स नहीं हो रहे हैं। हम दिल्ली मुंबई सब जा रहे हैं, तो डॉक्टर्स चाहिए, डॉक्टर्स क्वालिटी डॉक्टर्स चाहिए। तो डॉक्टर एक बनना मुझे लगता है बहुत अच्छा ड्रीम है, क्योंकि इससे आप काफ़ी लोगों की लाइफ को आप एमेलियोरेट कर सकते हो, उन्हें अच्छा बना सकते हो उनकी लाइफ को, ताकि वो अपनी लाइफ और अच्छे से जी सकें और उनकी जो लाइफ की परेशानी है वो ठीक हो सके। क्योंकि डॉक्टर्स, जैसे आपने कहा कि अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन ने, उन्होंने कहा कि वो भगवान के दूसरे रूप हैं। तो वो आपकी लाइफ को, आप अगर आपका कोई पॉइंट आ गया ऐसा कि बॉडी आपको नहीं दे रही है काम, तो वो उस पॉइंट को ठीक कर सकते हैं अगर आप उनके पास जाएं तो। अच्छा बेटा, जैसे आप सभी जानते हैं कि देश में कोरोना योद्धा जो थे वो डॉक्टर सबसे ज़्यादा माने गए, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी देखा गया कि डॉक्टरों ने, आप अगर बात मुरादाबाद की करें तो जो फीस जनता से ली जा रही थी, जनरल ओपीडी बंद थी, तो उन्होंने फीस दुगनी तिगनी कर दी अपनी। तो आप उन डॉक्टरों को ये क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इसका बाजारीकरण कर दिया? आप कहीं चले जाइए, दिल्ली, मुंबई या मुरादाबाद के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल चले जाइए, लोग यही ब्लेम करते मिलते हैं कि डॉक्टरों ने शोषण किया है, उनका फीस ज़्यादा ली है, दवाइयाँ गलत तरीके से ली हैं। तो आप ये समाज की ये सोच किस तरह से डाइवर्ट करेंगे? क्योंकि आप एक युवा हैं और आप भी इस लाइन में जा रहे हैं, तो कल को आप डॉक्टर बनेंगे तो इस लाइन में आएंगे। तो जिन्होंने बाजारीकरण कर रखा है इसका, जिन्होंने व्यापार बना रखा है इसको, क्योंकि जो भगवान के बाद है तो जो दूसरा नाम आता है या तो माता पिता का आता है, डॉक्टर का आता है जीवन के देने के लिए। तो आप किस तरह से इस समाज को चेंज करेंगे? मैं ये कहूँ, जिन लोगों ने बाजारीकरण का ये दौर शुरू करा वो सच्ची में डॉक्टर्स तो है नहीं, पहली बात, क्योंकि डॉक्टर्स सच में कहा रहा है कि वो भगवान का दूसरा रूप है, वो हिपोक्रेट्स हैं एक्चुअली में, क्योंकि उनके लिए पहले खुद का लाभ आता है, बाद में दूसरों का। जबकि डॉक्टर्स के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके, अपनी लाइफ के करीब 10-12 साल करके दूसरों के लिए करना सेवा, तो वो लोग डॉक्टर्स ही नहीं है एक्चुअली में कि आप 2-3 अपनी फ़ीस कर दो 2-3 गुनी, तो वो एक, पहले तो वो डॉक्टर्स ही नहीं है, वो हिपोक्रेट्स हैं। और आपको डॉक्टर बनना है तो आपके अंदर पहले से ही फीलिंग होनी चाहिए कि आप सेक्रीफाइस के लिए रेडी रहें। आपको ये तैयार होना चाहिए कि 2 बजे रहे रात के कोई मर रहा है तो उसका ऑपरेशन ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि आप पैसा ही कमाएं, पैसा तो कैसे भी कमा सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ऐसे ही कमाएं। जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिन लोग को चाहिए, असलियत में चाहिए सेवा, तो उनके लिए डॉक्टर्स होते हैं, वरना तो पैसा तो आप कैसे भी कमा लीजिए। तो उन लोगों ने अपना एक ज़रिया बना चुके हैं कि पैसा कमाने का, कि फ़ीस हमने महंगी कर दी है, ये कर दी है, क्योंकि ज़्यादा लोग, बहुत लोग एक ही बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो कॉमन बीमारी को ही करके उन्होंने अपनी फ़ीस बढ़ा दी। और कुछ डॉक्टर्स होते हैं गलत दवाई दे दी ताकि फिर वो दोबारा आए उनके पास। तो ये गलत चीज़ है, इससे भगवान का दूसरा रूप तो आप कहीं नहीं कर सकते, इसे तो कलंक ही कहेंगे आप उनके ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर। तो आपको डॉक्टर बनना है, आप सेक्रीफाइस करिए, अपना सेवा के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यही डॉक्टर की लाइफ होती है। अच्छा बेटा, हम आशा करते हैं कि आप एक अच्छा डॉक्टर बने, एक आदर्श डॉक्टर बने। अच्छा बेटा, तो जो आपका ये सफ़र है, तो ये आप इस सफ़र को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? जी, मैं एक न्यूरोसर्जन बनना चाहती हूँ निमहांस से, क्योंकि वो निमहांस एक बेंगलुरु में ऐसा कॉलेज है जो बेसिकली न्यूरो के लिए ही है। तो वो लोग काफ़ी अच्छे न्यूरोसर्जन्स, और AFMC वो काफ़ी अच्छे न्यूरोसर्जन्स बनाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे न्यूरोसर्जन्स बन के, जो लोग नहीं मिल पाए, जैसे गांव वगैरह है, बहुत दूर गांव है, तो वहाँ पे लोग अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराते, वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, तो वो लोग अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराते, जिसकी वजह से ना और बीमारी हो सकती है। उनके अंदर एक अवेयरनेस चाहिए कि कॉमन इशू के ऊपर ही अवेयरनेस चाहिए, जैसे हाइजीन है या फिर रेगुलर चेकअप वगैरह है। तो ये हम हर चीज़ का, हम अपनी गाड़ी का रोज़ रेगुलर सर्विसिंग कराते, लेकिन अपनी बॉडी की नहीं कराते। तो जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता या पता भी है, तो उनके अंदर ये अवेयरनेस लाना, अपने कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करना, ताकि जो लोग
नहीं करवाते उनके साथ करना। और काफ़ी सारे लोग को ब्रेन प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो लोग नहीं करवाते, वो ओके समझ के कर लेते हैं, तो उनको क्योर करना। अच्छा बेटा, जैसे आप एक बेटी हैं तो आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया, तो जो हिंदुस्तान है यहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, लड़की लड़कों में भेद किया जाता है कि बेटी होती है तो उसको नहीं पढ़ाना, तो आप इस समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो माँ बाप लड़कियों को पढ़ने से भेजने के लिए बचना चाहते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आपने एक मुरादाबाद का नाम रोशन किया है, आदर्श बेटी हैं आप उनके लिए, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? जी, मैं अपील यही करना चाहूँगी, हर किसी को शिक्षित होना चाहिए, हर किसी, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, हर किसी को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी आधार है जिसके आगे आप अपनी जीवन के सारे काम पूरे करते हैं। शिक्षित है तो आप समाज के लिए भी उपयोगी हैं, क्योंकि अशिक्षित कुछ नहीं कर सकता, उसे कुछ पता ही नहीं होता कि क्या करना है। तो चाहे बेटी हो या बेटा हो, सबको पढ़ना चाहिए, और ख़ासकर बेटियों को जो लोग नहीं पढ़ाते उन्हें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के खूब आपका समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए बहुत करते हैं। अच्छा, तो जैसा इन्होंने बताया कि बेटी को पढ़ाना जाना चाहिए, और महात्मा गांधी भी कहते थे कि अगर एक पुरुष पढ़ा हुआ है तो वो सिर्फ एक अपने औलाद को पढ़ा सकता है, लेकिन एक अगर महिला पढ़ी हुई है तो वो अपने पूरे परिवार को पढ़ाती है। तो बेटा, ये जो आपकी सफ़र है तो चल रहा है पढ़ाई का, सही है। अच्छा, जो बेटियां हैं, जो आपसे जो सहेलियां होंगी आपकी, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस मुरादाबाद की बेटियों की बात कर रहा हूँ मैं, बेटियों से क्या कि देखा जाता है कुछ बेटियां पढ़ाई लिखाई के जो उनको छूट दी जाती है उसका गलत यूज़ भी करती है, तो उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, जिससे कुछ माँ बाप को परेशानियाँ भी होती हैं, उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तो बेटा उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि मतलब जो उनको एक अधिकार दिया जा रहा है माँ बाप से, तो वो इस तरह की काम ना करें? कि आप अपने फ्रीडम को अच्छे से उपयोग करें, आपको अपनी लाइफ के इस दौर को अच्छे से उसको उपयोग करें, क्योंकि आगे चलकर यही आपका आधार है। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है। आप अपने फ्रीडम को अच्छे से करिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, क्योंकि आपको ये मिला है, आपको ये अधिकार मिला है, जो काफ़ी लोग इससे वंचित रह जाते हैं। तो आप अपने इस अधिकार को सदुपयोग करें और अपनी लाइफ को अच्छे से करें। अच्छा, तो जैसा आपने देखा, इस देश की बेटी ने बताया हमें कि उन्हें जो हाई स्कूल में उनके जो मार्क्स थे थोड़े कम रह गए थे, उसके बाद उन्होंने एक तरीका अपनाया कि मुझे अब 12th में अच्छे नंबर लेके ही आने हैं, और उसी को उन्होंने 2 साल अपने दिमाग में रखा। तो इन्होंने एक बात सिद्ध कर दी कि विनर डू नॉट डिफरेंट, दे डू डिफरेंटली, कि जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते, वो हर एक काम को नए तरीके से करते हैं। तो मैं चाहूँगा अपने मुरादाबाद के देश की बेटियों से कि जिस तरह से इस देश की बेटी ने अपना नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और अपने कुल का नाम रोशन किया है, ऐसे ही सभी बेटियाँ इस प्रथा को आगे बढ़ाएं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर।